जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत शानदार प्लान रहा आपका। तो आपने इतने अच्छे से इस मंच पे आकर आपने सोदा प्लान किए, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पर 93 पार्टिसिपेट हुए थे, तो सभी को नमस्ते, नमस्कार, गुड इवनिंग, ग्रेट इवनिंग, जेसु अस्सलाम वालेकुम सलाम, जय जौहर, जय हिंद, जय परलवाइन। माई सेल्फ सुशीला डावर फ्रॉम इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैं क्वार्ज प्लस एक्सेलसियर अचीवर हूँ और इस मंच पे उपस्थित सभी पर्लवान साथियों को मैं तहे दिल से उड़ान ग्रुप टेलीग्राम में स्वागत करना चाहूंगी, वेलकम करना चाहूंगी। और यहाँ पे सीनियर पर्सन है उनको मेरा चरण वंदन। और यहाँ पे जितने भी न्यू गेस्ट हैं उनको भी तहे दिल से प्रणाम, नमस्कार। और आज हमारे बीच में मातृशक्ति है, तो सभी मातृशक्ति को तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों आज हमारे बीच में बहुत ही शानदार सर ने सौदा प्लान बहुत शानदार किए हैं, तो सर को बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज हमारे बीच में चीफ गेस्ट के रूप में आदरणीय परम आदरणीय अशोक वाजपेयी सर, जो लखनऊ से हाई कोर्ट से है एडवोकेट, और सर का इस उड़ान ग्रुप के मंच की ओर से सर का बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूँगी और कोटि-कोटि प्रणाम करना चाहूँगी और सर का वो चरण वंदन करना चाहूँगी। और यहाँ पे साथियों सभी बने हैं सर की बातें सुनने के लिए, तो सर आज हमारे बीच में इतनी अच्छे जो बातें बता के जाएँगे साथियों, तो हमारे बीच में पेन और डायरी ज़रूर रखिएगा साथियों। और अभी मैं ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए सर को इनवाइट करना चाहूँगी, पर यहाँ पर सभी साथी बने हैं, तो सभी सर को इनवाइट करेंगे, मैं अकेली तो नहीं कर पाऊँगी। लेकिन कुछ लाइनें बोलना चाहूँगी, उसके बाद सर को इनवाइट करना चाहूँगी साथियों। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, जो आप आए हमारे मंच पर, जल उठे हैं हजारों दिए, जैसे मन में आपके उड़ान ग्रुप के मंच पर आने से। तो बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका उड़ान ग्रुप के मंच में, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, वेलकम सर। और यहाँ पे जितने भी साथी सभी वेलकम करेंगे सर का, तभी सर आएँगे साथियों। यहाँ पे वेलकम सर, वेलकम वाजपेयी सर, बहुत बहुत मोस्ट स्वागत, वेलकम बहुत सर, बहुत मोस्ट स्वागत, बहुत वेलकम। बहुत स्वागत, Thank मोस्ट you very वेलकम, much, मोस्ट sir. वेलकम सर, बहुत Thank you वेलकम very much, ma'am. सर, आपको बहुत Thank you to बहुत all of you, sir. वेलकम Thank you, ma'am. सर, Thank you. Thank you. वेलकम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सर, आप आए नमस्कार सर, हमारे। नमस्कार सर, नमस्कार। सर नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार गुड सर, इवनिंग, गुड नमस्कार इवनिंग, सर। गुड इवनिंग सर, जी गुड इवनिंग, स्वागत, वेरी वेरी गुड स्वागत है इवनिंग सर। वाजपेयी जी, स्वागत है आपका। अरे वाह, मैं भी सुन रहा हूँ 27 सात साल के समुंदर पार नवयुवक से। भी है, वाह वाह आपका स्वागत है। वाह, भाग्य सर का मेरे। भी वेलकम, क्या, बहुत-बहुत थैंक यू, थैंक वेलकम यू, सर, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू। आपको भी सभी को बहुत 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 धन्यवाद, प्रणाम। सभी सात को बहुत समुंदर बहुत पार धन्यवाद। से, सात समुंदर पार को हम प्रणाम करते हैं सर आपको बहुत सर। जी सर, मैं भी मैं प्रणाम कर रहा मैं हूँ। सात लगता समुद्र सर मैं को पार बहुत मैं सर, बहुत आपको वाजपेयी भी प्रणाम। मैं वाजपेयी जी गुड मैं इवनिंग। वाजपेयी जी की आवाज सुनने के लिए आ गया हूँ। हम लोग आपकी थैंक यू आवाज सर, सुनने थैंक के यू, लिए थैंक यू, सर, थैंक बहुत बहुत यू। आपका आवाज सुनने को मिल गया सात समुंदर पार से सर, बहुत बहुत नमस्कार सर, थैंक यू आप आए इस मंच पर सर। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गो डाउन टू दिस प्रेशियस एंड बिग प्लेटफॉर्म ऑफ पर्लवाइन एजुकेशन सिस्टम उड़ान ग्रुप मध्य प्रदेश। और साथ ही साथ मैं इस मंच पर उपस्थित सभी ग्रेट लीडर्स, मेंटोर्स, जिनमें हमारे 27 साल के नवयुवक डॉक्टर सतपाल बौद्ध सर जी और सुशीला डावर मैम जी, लक्ष्मी बैनल जी डी डावर सर जी, एस गुप्ता फ्रॉम डिलई सर जी, रश्मि सिन्हा सर जी, डीसी शर्मा जी, संगीता सोलंकी जी, नागुलर परमार जी, देवेंद्र कुमार सर जी, और नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। और सभी जितने लोग यहाँ पे मंच पर उपस्थित हैं, इस शानदार वेबिनार में उपस्थित हैं, जितने भी हमारे मित्र हैं, ग्रेट लीडर हैं, मेंटोर हैं, मातृशक्तियां हैं, सबको मैं दिल से बहुत बहुत सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आपके इतने बड़े मंच पे और आप सभी सुधी जनों के बीच में मुझे अपनी दो बातें कहने का, दो बातें रखने का अवसर मिल रहा है। वाकई में बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ। और आज इस शानदार एवं सफल वेबिनार की होस्टिंग मिसेस सुशीला डावर मैडम जी द्वारा की गई, जो अत्यंत ही उत्कृष्ट, सराहनीय और अति प्रशंसनीय रही। उनकी होस्टिंग मैंने पहले भी सुनी, हर बार पहले से मैं अगली बार ज्यादा अच्छा पाता हूँ, ज्यादा प्रशंसनीय पाता हूँ। और आपका होस्टिंग करने का तरीका बहुत ही शानदार, प्रभावकारी और मंच पर
मंचासीन सभी साथियों को एक सूत्र में पिरोना वाला हमेशा रहता है, हमेशा से रहा है। सब लोग मंत्रमुग्ध होकर आपकी होस्टिंग आपको सुनते रहते हैं। आपका जो प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और आपका प्लान प्रेजेंटर को बुलाने का जो तरीका होता है, लहजा होता है, स्पीकर को आमंत्रित करने की जो कला होती है, उनको एडिफिकेशन के साथ जो आप आमंत्रित करती हैं, वो आपकी होस्टिंग को चार चांद लगा देता है, बेमिसाल बना देता है आपकी होस्टिंग को। इतनी शानदार एवं लाजवाब होस्टिंग के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद एवं आभार। मैं हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी शानदार होस्टिंग आप करती हैं, और कभी कभी ही कहीं किसी मंच पर ही इतनी बढ़िया होस्टिंग देखने को मिलती है, जिसमें आपका ये उड़ान ग्रुप का एमपी का मंच है। और यहाँ पे जितने लोग भी आते हैं सभी लोग हर विधा में निपुण होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे ढंग से सारे अपने जो भी दायित्व उनको मिलता है बहुत अच्छे ढंग से निर्वहन करते हैं। और आज इस अनूठे बिजनेस को, अजूबे और यूनिक मार्केटिंग प्लान को हम सबके बीच में मिस्टर अंश ठाकुर सर जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। मिस्टर अंश ठाकुर जी ने इस अजूबे बिजनेस प्लान को बहुत ही सरलता, सहजता और शानदार लय एवं गति से यानी फ्लो के साथ जो है न केवल दिखाया, बल्कि इस प्लान की एक एक खूबियों को, बारीकियों को, इसकी विशेषताओं को, यह कितना अच्छा है, कितना लाजवाब है, तथा हम सबको कितनी बड़ी इनकम अर्न कर पा रहा है, लोगों ने कितनी अच्छी इनकम यहाँ से अर्न कर रखी है, ये सारी बातें बताई कि इसमें कितनी इनकम अर्न कराने की पोटेंसी है, ये कितनी पोटेंसी वाला प्लान है, ये सारी बातें बड़ी कुशलता से हम सबको बताई। मैं मिस्टर अंश ठाकुर के प्लान प्रेजेंटेशन की भूरिभूरि प्रशंसा एवं सराहना करता हूँ एवं इन्हें कोटि कोटि धन्यवाद एवं आभार ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर अंश ठाकुर जी, इतने शानदार ढंग से प्लान प्रेजेंट करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। साथियों, मैं संक्षेप में अपना परिचय भी देना चाहूंगा। मेरा नाम अशोक वाजपेयी है। मैं बाई प्रोफेशन एक एडवोकेट हूं और ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ में वकालत करता हूं। साथियों, इस सिस्टम के बिजनेस प्लान को हमें हमारे सहयोगी और मित्र मिस्टर एसपी गुप्ता जी, एडवोकेट जो हाई कोर्ट लखनऊ में मेरे सहयोगी हैं, मेरे चैम्बर से हैं, और मिस्टर रामप्रीत सर जी जो हमारे लखनऊ टीम के अगुआ हैं, लखनऊ में हम सबके बीच में इस परलवाइन को लाने वाले मिस्टर रामप्रीत सर जी हैं। उन्होंने, दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से हमें इस प्लान के बारे में बताया। साथियों, मैं स्पष्ट रूप से यहाँ बताना चाहूंगा कि मेरी रुचि कभी भी नेटवर्किंग आदि में नहीं रही, और साथ ही साथ मेरे पास इन सब कामों के लिए समय भी नहीं रहता। मेरी दिनचर्या बहुत ही व्यस्त रहती है, और यहाँ तक कि मैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को भी समय नहीं दे पाता हूँ। कोर्ट कचहरी का काम भी कुछ ऐसा होता है कि उसमें व्यस्तता हो ही जाती है। दिन भर कोर्ट में रहना, शाम को आना, तो अगले दिन के जो केसेस लगे हैं उनकी फाइलें देखना, तैयार करना, या जो नए केस आए हैं उनकी ड्राफ्टिंग करना, तो ये सब चीजें समय ही नहीं देती हैं कि मैं दूसरी तरफ कुछ सोच भी सकूं। लेकिन रामप्रीत सर जी और गुप्ता सर जी जो प्लान दिखा रहे थे, और मेरा मन नहीं लग पा रहा था, मेरा कंसंट्रेशन बन नहीं रहा था, और मैं ठीक से कंसंट्रेशन के साथ उनके प्लान को देख नहीं पा रहा था। उनमें जो मैंने कारण बताए, ये कारण थे, और एक कारण और था कि अगले दिन मेरा एक ऐसा केस लग गया था, मर्डर केस था, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट हमारे क्लाइंट्स को लोअर कोर्ट से हो गई थी, और उसमें मुझे लास्ट अपॉर्चुनिटी आर्गुमेंट के लिए मिला था। अगली बार मतलब डेट उसमें नहीं मिलनी थी, वो केस बढ़ना नहीं था, हर हालत में मुझे बहस करना ही था, तो मेरा ध्यान उस केस में भी चला जा रहा था। तो रामप्रीत सर जी और गुप्ता सर जी जब प्लान दिखा के चले गए, तो मेरा मन अंदर से न जाने कैसा कैसा होने लगा, ऐसा कभी नहीं होता था। और मैं अपने को ही धिक्कारने लगा, मुझे आत्मग्लानि सी होने लगी कि दो भले आदमी, दो भद्र पुरुष आए थे और हमारी बेहतरी के लिए, हमारी भलाई के लिए कुछ हमको बता रहे थे, दिखा रहे थे, समझा रहे थे। मैंने उनकी बात ध्यान से न सुनकर अच्छा नहीं किया, तो मुझे बहुत ज्यादा अपने आप से ही आत्मग्लानि होने लगी। तो उसका नतीजा क्या हुआ, तुरंत ही जब मेरे मन में इस तरह से बात आने लगी कि मैंने ये अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया, तो जिस पेपर पे रामप्रीत सर जी प्लान दिखा रहे थे, वो संजोग से उसी टेबल को छोड़ दिया था उन्होंने। मैंने तुरंत उस पेपर को उठाया, उसमें परलवाइन इंटरनेशनल रामप्रीत सर जी ने अपनी पेन से लिख रखा था, हालांकि मुझे परलवाइन का नाम याद भी हो गया था। तो मैंने उसी समय परलवाइन के बारे में जानकारी जुटाना प्रारंभ कर दिया।
जहां जहां से मुझे जानकारी मिल सकती थी मैं हर जगह से मैंने कोशिश की, गूगल से, यूट्यूब से, तमाम यूट्यूब के वीडियोस थे जिसमें अमर अमर भाई सर की, भी मोटिवेशन जी के जो वीडियोस थे, अमिताभ बच्चन सर जी के वीडियोस थे, रविंद्र पासवान जी के वीडियोस थे, पैसा बोलता है वीडियोस थे, या तमाम जहां जहां से मुझे जो भी जानकारियां मिल सकी मैंने वो सारे वीडियोस देख डाले। पर्लवाइन की साइट पे मैं गया, वहां से देख डाला, जितना कुछ मुझे फॉर अगेंस्ट मिला मैंने सब देख डाला, कोई चीज मैंने छोड़ा नहीं, कोई चीज छोड़ा नहीं। यहां तक कि तमाम सारे जजमेंट्स यहाँ भारतीय न्यायालयों के अलावा मैंने विदेशों के, जो विदेशी न्यायालयों के जजमेंट थे वो भी मैंने देख डाले, जो करेंसी वगैरह को डील करते थे, या जो जिनमें ये डिजिटल करेंसी वगैरह की बातें आई थी, वर्चुअल करेंसी के बारे में था, इंटरनेट करेंसी के बारे में, क्रिप्टो करेंसी, पेट्रो करेंसी, या इनके एसेट्स के बारे में था, क्रिप्टो एसेट्स या पेट्रो एसेट्स वगैरह, डिजिटल एसेट्स वगैरह, या जो कॉइन्स के बारे में जिन जजमेंट से, बिटकॉइंस, डोजी कॉइन्स, लाइट कॉइन्स, बीबी कॉइन्स या और अदर कॉइन्स, वो सारे मैंने जहां से जो भी सामग्री मिल सकती थी वो सब मैंने देखने की और उसको जानने की कोशिश की। और सबसे आगे बढ़कर, चूंकि मैं एक एडवोकेट हूं, तो ये मैंने जरूर देखा कि कहीं ये इलीगल तो नहीं है, कहीं ये नंबर 2 का काम तो नहीं है कि इसमें इतनी बड़ी बड़ी इनकम दिखाई जा रही है, ऐसे ऐसे दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो क्या ये लीगल है? तो इस पर भी मैंने बहुत ध्यान से हर चीज को देखा, और तमाम सारे एक्ट्स को भी मैंने इसके लाइट में देखा, जिसमें मैं कुछ एक्ट्स का नाम लेना चाहूंगा, वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण भी होगा। जैसे जो मैंने एक्ट्स देखे, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का, क्योंकि ये बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग प्रणाली है, और अपकमिंग बैंक्स है हमारा परलवाइन, तो इसलिए, और सारे बैंक्स का काम भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ही होता है, क्योंकि यही जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो सारे बैंक, जितने भी बैंक्स हैं, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सुपरविजन और कंट्रोल में ही काम करते हैं। तो मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट को देखा, इसकी गाइडलाइंस को देखा, फेमा एक्ट को देखा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 था उसको देखा, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट को देखा, और तमाम सारे प्रोविजंस और आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, खासकर 19(1) को देखा, मैंने पढ़ा। और द प्राइस चीट्स मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978, जिसने, आप लोगों को ध्यान होगा, एक बार काफी तहलका भी मचाया था, काफी कुछ लोग इससे प्रभावित हुए थे इसके आने के बाद। ये मैंने देखा, मनी सर्कुलेशन एक्ट को देखा, चिट फंड आदि के लॉज को मैंने जानना समझने की कोशिश की। तो इन सब चीजों को मैंने देखा। परलवाइन की साइट पे मैं गया, और विदेश से कैसे पैसा आता है, डीपी कैसे कन्वर्ट होता हो, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट होकर हमारे लोगों के अकाउंट्स में आ जाता है, इन सब चीजों के बारे में भी मैंने जानकारी लेने का प्रयास किया। और परलवाइन की साइट में जब मैं गया, तो उसमें ट्रांजैक्शन टू इंडिया, उसको मैंने खास तौर से पढ़ा कि इंडिया में ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है, किस किस तरह से क्या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। तो उसमें परलवाइन ने अपनी साइट पे लिख भी रखा है कि परलवाइन प्रोसेसेस ट्रांजैक्शन टू इंडिया परसुएंट टू आरडीए। आरडीए क्या है? ये रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट है, ये एस्टेब्लिश्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही एस्टेब्लिश किया गया है। तो आरडीए के बारे में मैंने अच्छी तरह से जाना, और इसलिए भी इसको जानना आवश्यक हुआ कि जो डीपी है, यानी डिजिटल पॉइंट जो है, वो एक अमेरिकन डॉलर, एक 1 यूएसडी के बराबर रखा गया है उसका मान, जो एक फॉरेन करेंसी की तरह है, फॉरेन करेंसी है। तो इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए, क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज करने के लिए, सीमा पार से जो विदेश से भारत में प्रेषण होता है, रेमिटेंस होता है, उसको प्राप्त करने के लिए क्या प्रोसीजर है, कैसे आता है, किन चैनलों के थ्रू आता है, तो ये सब भी मैंने जानने का प्रयास किया। तो उसमें दो चैनल्स प्रमुख हैं। एक है आरडीए है, जो अभी मैंने नाम लिया, रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट्स, और दूसरा है एमटीएसएस, मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं धन अंतरण सेवा योजना। इन्हीं दो चैनल्स के द्वारा ही सारा विदेश से लेन देन होता है, जो कन्वर्जन होता है वहां से वापस आता है, इन्हीं चैनलों के द्वारा ही आता है। तो इन सब के बारे में मैंने पूरी तरह से इसको जाना, समझा, पढ़ा, और तो मैंने ये पाया, मैं ज्यादा उसमें जाऊंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, समय की भी बाध्यता है। तो मैंने ये पाया कि हर तरह से ये लीगल है, लीगल है, लीगल है,
कहीं से भी इसमें कोई ऐसा काम नहीं होता है जो कि हमारे भारतीय कानूनों की परिधि से बाहर हो, या जो हमारे भारतीय कानून जिनको नहीं मान्यता देते हैं, या जो हमारे भारतीय कानूनों के तहत दंडनीय अपराध हैं, वो ऐसा कहीं भी कोई काम इसमें नहीं होता है, नहीं होता है। अभी मैं आगे रखूंगा कि कैसे मैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचा। तो जैसे मैं आरडीओ एमटीएसएस के बारे में बता रहा था, तो ये कैसे होता है, थोड़ा सा संक्षेप में मैं 2 लाइन इनके बारे में और कहना चाहूंगा कि आरडीए आखिर है क्या। आरडीए अभी मैंने बताया कि ट्रांजैक्शन टू इंडिया के में पर्लवाइन ने अपनी साइट पे ये आरडीए के बारे में लिख रखा है। और आरडीए होता है, क्या होता है, ये एक चैनल है रिसीव करने का, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस। जो क्रॉस बॉर्डर से जो पेशेंट होता है उसको रिसीव इन्हीं के थ्रू होता है। जो ओवरसीज जुरिडिक्शन से पैसा आता है, हमारे सतपाल बौद्ध जी यहाँ मौजूद हैं, उनको अच्छी तरह से मालूम होगा कि वहां से अगर कोई वो डॉलर वगैरह भेजते हैं, अमेरिकन मनी भेजते हैं इंडिया में, तो कैसे आता है। और आप सभी को मालूम होगा कि आप सभी लोगों ने बैंक के थ्रू जो आपके अकाउंट में डीपी आई होंगी उनको कन्वर्ट करा के इंडियन रुपीज में लिया होगा, तो आप लोगों को भी मालूम होगा पैसा तो आ जाता है। हो सकता है हमारे बहुत साथियों को नहीं मालूम हो कि कैसे वो आ पाता है, उसका क्या प्रोसेस है। तो वो आरडीए जो कि मैंने बताया कि एक रिसीविंग चैनल है क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस का, ओवरसीज से जो विदेशों से विदेशी से प्रेरण होता है, तो आरडीए के थ्रू होता है। दूसरा मैंने बताया था कि एमटीएसएस के द्वारा होता है। 2 तरह से रेमिटेंस होता है। यहीं पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि वो 2 तरह से कौन से हैं, कि एक होता है थ्रू बैंक, इसको बैंकिंग रेमिटेंस आप कह सकते हैं। एक तो होता है थ्रू पोस्टल रेमिटेंस आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो पर्लवाइन में होता है वो बैंकिंग रेमिटेंस है, पोस्टल नहीं है। तो इसलिए पोस्टल रेमिटेंस को छोड़ करके केवल मैं बैंकिंग रेमिटेंस की ही बात करना चाहूंगा। तो बैंकिंग रेमिटेंस में जो पर्सनल रेमिटेंस होता है, सतपाल बौद्ध जी का मैंने अभी नाम लिया, पर्सनल रेमिटेंस इन्होंने किया होगा तो इनको अच्छी तरह से उसकी जानकारी होगी कि कैसे होता है ये। तो पर्सनल रेमिटेंस जो होता है वो विद परमिशन फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट एक है, उससे परमिशन मिलती है तभी हो पाता है, अदरवाइज नहीं होता है। और बाकी जो ये हम लोगों का पर्लवाइन में एक्सचेंज हो रहा है वो आरडीए के थ्रू ही हो रहा है। केवाईसी हम लोग भरते हैं, अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं बैंक में, बैंक जो है वो जो इसके अतिरिक्त लोग हैं, एक्सचेंजर्स हैं, वहां से आता है पैसा, वो हमारे अकाउंट्स तक आ जाता है। प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, उसमें जाएंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा, बस नटशेल में कि इस तरह से वो आता है। और थोड़ा सा अच्छा और रख देते हैं कि ये जो अथराइज्ड कैटेगरी 1 बैंक होते हैं, नंबर 1 बैंक जिसको आप आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं, वो टाई अप करते हैं। किससे करते हैं? नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज हाउसेस से। और ये जो टाई अप होता है उस पे FATF जिसको हम कंप्लायंट कंट्रीज पे जो नजर रखते हैं, FATF का काम क्या होता है, ये हर चीज पे नजर रखते हैं कि कहीं कोई गैर कानूनी काम, गलत काम या ऐसा तो नहीं हो जा रहा है जिसको कि हमारा कानून मान्यता नहीं देता है। तो इन सब चीजों पे वो नजर रखते हैं। और साथ ही साथ इनका काम ये भी है कि ये जो वॉस्ट्रो अकाउंट होता है, अब उस पर हम डिटेल में जाएंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा, उसको भी मेंटेन करते हैं, सब मेंटेन करने में सहायक होते हैं। कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है उसका, उसको डिटेल में थोड़ा सा अगर बताएंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैं बस नटशेल में केवल ऊपर से ही मैं बताना चाहूंगा कि अथराइज्ड कैटेगरी के जो बैंक होते हैं उनको लाइसेंस भी मिला होता है। कहाँ से मिलता है, कौन लाइसेंस देता है? लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उनको लाइसेंस मिलता है। किस बात का लाइसेंस मिलता है? खरीदने और बेचने का। जो फॉरेन करेंसी है, एज पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत खरीदने और बेचने का उनको लाइसेंस मिलता है। तो इसी सब के तहत जो है वहां से आ पाता है पैसा हमारे उसमें। और ये अप्रूव्ड होता है, आरबीआई इसको अप्रूव करती है, आरबीआई ही लाइसेंस देती है और लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी आरबीआई ही होती है। और ये अथराइज्ड मनी जो चेंजर्स होते हैं, जिनको हम शॉर्ट में एएमसी कहते हैं, उनके द्वारा आता है। तो एएमसी जो है ये फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर, जिसे फॉरेन मनी एक्सचेंज करने का अधिकार होता है, ये उसमें शामिल होते हैं। तो इन सब की मदद से, इन सब की सहायता से वो पैसा आ पाता है। और जो नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज हाउसेस हैं, ये क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा इस तरह समझिए कि ये सब
ऐसी कंपनीज होती हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आप कह सकते हैं कि ऐसे होते हैं कि जिनके पास भी लाइसेंस होता है, और जो सेंडिंग कंट्रीज होते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो ये रेगुलेटेड भी होते हैं, और जो रेमिटेंस के खाते में पैसा भेजने के लिए फंड्स उपलब्ध कराते हैं, तो इन्हीं सबके द्वारा फंड्स उपलब्ध होता है, तभी वो आ पाता है। तो तमाम चीजों को मिला करके ये काम होता है। और FATF जो कंप्लाइंट होता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग पर, इसको फुल फॉर्म कहते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये सब नजर रखते हैं। इसमें अभी तक 39 देश ही केवल हैं, जिसमें कि भारत भी, अपना इंडिया भी है। तो इन सब चीजों से, और FATF एक चीज और पे नजर रखता है कि कहीं कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, गैर कानूनी काम नहीं हो रहा है। जैसे हमने पहले भी बताया कि तमाम एजेंसियां, तमाम अथॉरिटीज, तमाम विभाग हर चीज पे बहुत पैनी नजर रखते हैं। और कुछ ग्रे लिस्ट वाली कंट्री हैं, जैसे अल्बानिया है, और बारबाडोस है, यमन है, सीरिया है, पनामा है, युगांडा है, पाकिस्तान है, बहमास है, और भी कई सारी कंट्रीज हैं। तो ये ग्रे कंट्रीज हैं, यहाँ पे पर्लवाइन का कोई बिजनेस नहीं होता है। 8 कंट्रीज तो आप लोग जानते ही हैं जो टेररिस्ट कंट्री हैं, उनके अलावा इन कंट्रीज में भी बिजनेस पर्लवाइन का नहीं होता है, क्योंकि ये प्रतिबंधित हैं। इनको यूनाइटेड नेशंस ने भी प्रतिबंधित कर रखा है, ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। और 2-1 कंट्रीज ऐसे भी हैं जिनको कि ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज की श्रेणी दे दी गई है, उनके साथ भी नहीं होता। जैसे ईरान है और नॉर्थ कोरिया है, वहां पे भी कोई काम नहीं हो सकता है। और वास्ट्रो अकाउंट्स, जो भी हमने ऊपर वास्ट्रो का नाम लिया था, वास्ट्रो अकाउंट, नॉस्ट्रो अकाउंट, ये आप इस तरह समझ लीजिए कि कई कंट्रीज में कई उनके पास अपने बैंक्स नहीं होते हैं, तो अपने चैनल्स नहीं होते हैं कि वो कैसे प्रेषण कर पावे, रेमिटेंस वहां से कैसे हो। तो बैंक जो है दूसरे बैंक में अपना अकाउंट खोलता है। जो बैंक को लाइसेंस होता है, जो अधिकृत बैंक होते हैं, जो इस काम करने के लिए अधिकृत हैं, उस बैंक के अंदर एक अकाउंट खोल दिया जाता है। तो बैंक का अकाउंट बैंक में ही, तो उसको वास्ट्रो अकाउंट और नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। और दोनों बैंक्स को अपना पूरा जो है लेजर, सारा हिसाब किताब, कहाँ कितना डिपॉजिट हुआ, कितना विड्रॉल हुआ, कहाँ कितना पैसा आया, कहाँ गया, कितना, सारे चीज का हिसाब किताब रखना होता है और उसको दिखाना होता है, सारे डाटाज को प्रदर्शित करना होता है, सबका हिसाब किताब पूरी तरह से देना होता है, कोई चीज छिपा नहीं सकते हैं। तो जब ये सारी चीजें मैंने देखा है कि प्रेषण कैसे होता है, कैसे आता है, और क्योंकि मैंने भी कहा कि कोई बैंक गलत काम नहीं करता है ना, उसको गलत काम, यानी गलत का मतलब मेरा इलीगल से है, इलीगल काम करने की उसको परमिशन भी नहीं होती है कि वो इलीगल काम करे। हम आप तो हो सकता है कि गलत काम करने में पड़ जाएं, ना समझी में पड़ जाए, या जानबूझ के ही पैसा कमाने के लिए करने लगे, लेकिन कोई बैंक नहीं करता है। अब आप इससे समझिए कि जो ये डीपी है, डीपी इतने माध्यम से, जो मैंने बताया कि इस तरह से प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद वो कन्वर्ट होके हमारे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट होके हमारे अकाउंट्स में आ जाती है। तो ये सारी चीजें कानून के दायरे के अंदर ही होती हैं। इससे भी ये पूरी तरह से साबित होता है कि ये जो हम लोग यहाँ पर्लवाइन में काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जो यहाँ का लेन देन हो रहा है, ये पूरी तरह से जायज है, जायज है, जायज है। इसमें कहीं भी कोई इलीगैलिटी नहीं है, किसी भी तरह से नहीं है। और अभी मैं आगे भी ये रखना चाहूंगा, जो मैंने एक एक्ट का नाम लिया था 1978 के बैनिंग एक्ट का, उसके तहत जो मनी सर्कुलेशन स्कीम वगैरह ये प्रतिबंधित है, मनी सर्कुलेशन वगैरह हम नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह से। तो उसमें 1978 में उस एक्ट के द्वारा 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया था कि सारे लोग जो मनी सर्कुलेशन के तहत, इस स्कीम के तहत काम कर रहे हैं, वो अपना सारा काम समेट लें, बंद कर दें। उनको 2 साल का समय भी दिया गया था। लेकिन अब हम भारतीयों में कुछ ऐसी आदत भी होती है कि जो चीज मना की जाती है उसको भी हम करते रहते हैं, तुरंत नहीं अपने पे रोक लगा पाते हैं। तो तमाम कंपनीज हैं, तमाम फर्म्स हैं, तमाम एंटिटीज हैं, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड बॉडी रही हो, चाहे कॉर्पोरेटेड बॉडी रही हो, किसी भी तरह के रही हो, तो उन्होंने अपना ये काम बंद नहीं किया। तो 2 साल जैसे ही पूरा हुआ, तो टैक्स ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स वगैरह ने मिलकर ऐसे प्रतिष्ठानों पे छापेमारी की और वहां पे पाया कि इस तरह का
मनी सर्कुलेशन बैनिंग स्कीम वाला जो एक्ट था उसके आने के बाद भी उस पर रोक लगाने, ऐसे कामों पर रोक लगाने के बाद भी वो लोग काम करना बंद नहीं किए थे। तो छापे में जो रेडिंग हुई उसमें तमाम कैश भी बरामद हुआ, तमाम उनके दस्तावेज भी सील किए गए। एक फर्म के 3 पार्टनर्स थे, उनके अरेस्टिंग भी हुई, गिरफ्तार भी हो गए। और जो दस्तावेज मिले, तमाम डायरीज मिली, वो सब मिली, तो उसमें तमाम लोगों के नाम भी लिखे हुए थे। जो नाम लिखे हुए थे वो कोड भाषा में लिखे हुए थे। जब वो डिकोड किए गए तो सब नाम सामने आए, और जो जो नाम खुलते गए वहां भी सर्च और सीजर हुआ, तो वहां से भी तमाम पैसे बरामद हुए। और ये पाया गया कि इन लोगों ने गलत तरीके से अर्निंग करके तमाम सारी प्रॉपर्टीज जो है बना रखी हैं, और बना ही नहीं रखी, वो पैसा जो है तमाम उसमें लगा रखा है, तमाम बिजनेस में भी लगा रखा है। तो बहुत बड़ी कार्रवाई इस पर हुई, और जो लोग अरेस्ट हुए थे 3 लोग, हालांकि उनकी बेल हो गई, तो सब लोगों ने मिलकर, ये वेस्ट बंगाल का केस था, तो वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट यानी कलकत्ता हाई कोर्ट में इन लोगों ने केस किया। और वहां पे उन लोगों ने 2-3 चीजें चैलेंज किया। एक तो जो एफआईआर है, इसमें एफआईआर भी हो गई थी, मैं शायद बताना भूल गया। तो एफआईआर की लीगैलिटी को चैलेंज किया, और जितना भी सर्च एंड सीजर था वो सब चैलेंज किया। यानी पूरी जो कार्रवाई किया था रेड ऑफिसर्स ने, पुलिस ऑफिसर ने, वो सब पूरा चैलेंज किया, अंडर चैलेंज सारी कार्रवाई रही। अच्छा, पुलिस की लिखा पढ़ी में कुछ खामियां थी, खामियां हो गई थी। अब किस किस वजह से वो खामियां हो गई थी वो यहाँ का विषय नहीं है। तो कोर्ट ने ये पाया कि इन लोगों ने जो मनी सर्कुलेशन बैनिंग स्कीम एक्ट था 1978 का, उनके प्रोविजन का उल्लंघन करना नहीं पाया, जबकि एक्चुअली उल्लंघन था। इन लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे, कहने का मतलब मेरा ये कि इंटरेस्ट रेट जो ये दे रहे थे अपने मेंबर्स को, अपने प्रमोटर्स को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, या जो लोग इनके जुड़े हुए उन लोगों को, तो जो कि कानूनन वैध नहीं था, गैर कानूनी था, और उस एक्ट के तहत दंडनीय अपराध था। लेकिन पुलिस की लिखा पढ़ी में वो चीजें साबित नहीं हो पाई, पुलिस ने ठीक से अपना केस फ्रेम नहीं किया, जिसका लाभ उनको मिला, और वो लोग केस जीत गए। स्टेट गवर्नमेंट जो है एसएलपी फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, एसएलपी भी स्टेट गवर्नमेंट की खारिज हो गई। यानी फर्म वाले यहाँ भी जीत गए हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में भी जीत गए। लेकिन जो प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया उसमें ये कहा गया कि इस तरह से जो उसमें रोक लगाई गई थी, उसको जो लोग करते हैं, जो उसमें इन्वॉल्व हैं, इंडल्ज हैं, वो गैर कानूनी काम करते हैं। बस इनका भाग्य था कि ये पुलिस की लिखा पढ़ी की वजह से उसमें ये नहीं है। अब परलवाइन के दृष्टिकोण से देखा जाए, परलवाइन में क्या कौन सा काम होता है, अब आप परलवाइन का ही देख लीजिए। परलवाइन ने थ्रू आउट कहीं पर भी, आप ऑटो पूल का ही ले लीजिए, कहीं ये प्रॉमिस नहीं किया है। अच्छा, मैं बता दूं मनी सर्कुलेशन होता क्या है पहले, तब इस पे है तो ज्यादा क्लियर मैं कर पाऊंगा। मनी सर्कुलेशन ये होता है कि कोई भी एंटिटी अगर अपने डिस्ट्रीब्यूटर मेंबर्स को, एम्प्लॉय को, या जो भी उससे जुड़े हैं उन लोगों को, या किसी भी व्यक्ति को इजी मनी या क्विक मनी देने का प्रॉमिस करती है कि सर्टेन पीरियड में मैं इतना पैसा आपको दे दूंगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि इतना लगाइए, डबल ले जाइए, ट्रिपल ले जाइए, इतने समय में इस तरह का कोई काम कर रहे हो, चिटफंड का काम कर रहे हो, पोंजी स्कीम कोई हो, पिरामिड स्कीम कोई हो, इस तरह का कोई काम हो, तो वो सब मनी सर्कुलेशन एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है, अगर प्रॉमिस किया गया है क्विक और इजी मनी देने का। तो परलवाइन में मैं कह रहा था, परलवाइन के संदर्भ में आइए देखते हैं कि परलवाइन में क्या कोई अपराध हो रहा है। परलवाइन में ऑटो पूल को ही ले लीजिए। ऑटो पूल में थ्रू आउट कहीं भी ये नहीं कहा है कि ऑटो पूल जो 8 लेवल में हमारी मैट्रिक्स बनती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर, कितने पीरियड में हमारे वो पैसा हमको मिल जाएंगे ऑटो पूल के, कहीं नहीं कहा है, कहीं नहीं कहा है। अब चाहे परलवाइन ने अपना ये बनाया है प्लान, मार्केटिंग प्लान बनाया है, ये कानूनों को देखकर बनाया हो, या अनजाने में ही ऐसा बन गया हो, तो हर तरह से पाक साफ है, किसी हमारे भारतीय कानून का उल्लंघन नहीं करता है। और परलवाइन कर भी नहीं सकता है कोई वादा पीरियड का, क्योंकि परलवाइन को खुद भी नहीं पता है कि आज कितने अकाउंट्स खुलेंगे, कल कितने अकाउंट्स खुलेंगे, परसों नंबर ऑफ अकाउंट्स क्या होंगे। यानी उसको खुद नहीं मालूम है, वो अंधेरे में है कि कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स डेली खुल जाएंगे,
या कितने समय में कितने अकाउंट्स हो जाएंगे, अकाउंट होल्डर्स बन जाएंगे, या कितना पैसा जो है ऑटो पूल में आ जाएगा, उसको खुद ही नहीं मालूम है। तो इसलिए वादा वो कर भी नहीं सकती। ये बहुत अच्छा हुआ कि इस तरह से है कि कानून के उल्लंघन से बच गए हम लोग। इसी तरह जो हम लोग 2250 रुपए, अब हम उसको डिपॉजिट की वर्ड कह देते हैं, हालांकि वो डिपॉजिट नहीं है, करते हैं, उसको भी कहीं प्रॉमिस नहीं किया है पर्लवाइन ने कि कैसे वो हमें वापस करेगी, हमको मिलेगी नहीं। उसने तो साफ साफ लिख रखा है कि कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा, खुद भी नहीं, और जो आप जो स्पॉन्सर लगता है नेट चला गया। तो इस तरह, सॉरी सर फोन आ गया था किसी का। और ये जो क्राउड फंडिंग पे ये बेस्ड है, ये क्राउड फंडिंग भी पूरी इसमें डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग, रिवार्ड बेस्ड या चैरिटी बेस्ड आप उसको कह सकते हैं, ये क्राउड फंडिंग भी हमारे भारतीय कानूनों में पूरी तरह से जायज है, लीगल है। तो क्राउड फंडिंग के आधार पर जो ये हम लोगों को पैसा मिलता है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों के बीच में ये सिस्टम कर देता है, वो भी फंडिंग भी जो होती है वो पूरी तरह से जायज है, कहीं पे वो गैर कानूनी नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, पूरी तरह से वो कानूनी है। और मैंने जजमेंट की कोई बात की थी अभी, तो एक जजमेंट की मैंने बात की, दूसरे जजमेंट ने मुझे प्रभावित किया। वो मैंने जब उसको पढ़ा था, वो जजमेंट है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शायद मैं सही नाम ले पा रहा हूँ, यही है। ये 180 पेज का जजमेंट है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और 4 मार्च 2020 को ये जजमेंट आया था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 ऑनरेबल जस्टिस ने जजमेंट दिया था। पहले जस्टिस हैं रोहिंटन फली नारीमन सर जी, दूसरे हैं ऑनरेबल जस्टिस एस रविंद्रन भट्ट जी, और तीसरे हैं वी रामा सुब्रमण्यम। तो इसमें क्या हुआ था थोड़ा सा नटशेल में बताना चाहूंगा, तभी क्लियर भी हो कर पाऊंगा मैं। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसा मैंने कहा कि ये सेंट्रल बैंक होता है हमारे देश का, जितना भी बैंकिंग प्रणाली है, चाहे बैंकिंग हो या अर्ध बैंकिंग प्रणाली हो, सबका सुपरविजन कंट्रोल इसी के ऊपर होता है, सब इसके मातहत होते हैं, जितनी भी बैंकिंग प्रणाली रन कर रही है। तो इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये अधिकार भी है कि अगर वो कहीं से उसके दिखता है या उसको लगता है ऐसा कि हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, हमारी इंडियन इकोनॉमी है, उसके पैरेलल कोई अपनी व्यवस्था खड़ा कर रहा है, पैरेलल इकोनॉमी लेके आ रहा है, या किसी भी कार्य से हमारी जो भारतीय इकोनॉमिक सिस्टम है उसको आघात लगने की अगर आशंका है, तो उसको तमाम सारे कानूनों ने ये अधिकार दे रखा है कि वो उन कानूनों को एक्सरसाइज करते हुए अपनी तरफ से रूल्स रेगुलेशंस बना सकती है, गवर्नमेंट को लिख सकती है, सर्कुलर जारी कर सकती है, और भी तमाम चीजें हैं। अब उस पर जाऊंगा तो और भी समय लगेगा। तो इन्हीं कानूनों को एक्सरसाइज करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6 अप्रैल 2018 को एक सर्कुलर जारी कर दिया, और उस सर्कुलर में उन्होंने 2 प्रतिबंध लगाए। पहला प्रतिबंध ये लगाया कि वो वर्चुअल करेंसी के साथ कोई डील नहीं करेंगी, न ही इससे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई सेवा किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को, जो भी लोग वर्चुअल करेंसी में काम कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, उनको उपलब्ध नहीं कराएगा। दूसरा जो प्रतिबंध लगाया वो ये लगा दिया कि ऐसे लोगों से जो वर्चुअल करेंसी में काम कर रहे हैं उनको कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड की जाएगी। तो ये जो दूसरा प्रतिबंध था, सर्विस नहीं प्रोवाइड की जाएगी, ये खासकर बैंकों के लिए था कि जो बैंक सर्विस प्रोवाइड करा रही हैं ऐसे लोगों को, वो तुरंत सर्विस रोक दे। तो इसका असर क्या हुआ? ये हुआ कि जितने सारे बैंक थे जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था कि दूसरा सर्कुलर जो था वो बैंकों ने जितने लोगों के अकाउंट्स जमा हुए थे, उनके पास जमा थे, वो सब फ्रीज कर लिए। तो उसमें क्या हुआ, बहुत लोग बहुत परेशान हो गए। जो लोग वर्चुअल करेंसी में काम कर रहे थे, जो वर्चुअल करेंसी में डील कर रहे थे, उनका लाखों करोड़ों रुपया बैंकों में जमा था, वो सब फ्रीज हो गया। तो सारा लेन देन उनका रोक दिया गया।
तो जब रुपया नहीं रह गया उनके पास तो सारे काम धंधे उनके प्रभावित हो गए और उनकी हालत बड़ी दयनीय हो गई। बहुत परेशान हुए सर, बहुत परेशान हुए। हम आप चूंकि वर्चुअल करेंसी में उस समय डील नहीं कर रहे थे, या हम में आप में जो भी काम कर रहा होगा वो जरूर प्रभावित हुआ, उसको जानकारी भी होगी। तो इन लोगों ने वही एक एसोसिएशन बना के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की, जिसका मैंने अभी नाम, 2 कनेक्टेड रिट पिटीशन थी, मेन यही है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें जब फाइल किया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सारे जितने भी विदेशी भी जजमेंट थे सब साइट किए हैं। इसमें बहुत बड़ा जजमेंट है, 180 पेज का जजमेंट है। जितने भी क्वाइंस हैं, जितनी भी करेंसी हैं, और अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी की डेफिनेशन थोड़ा कहीं कहीं भिन्नता है करेंसी में, कोई देश कुछ डिफाइन करता है, कोई कुछ डिफाइन करता है, लेकिन मूल वही है। अब मैं ही बता दूं कि जितने भी कानून हैं, चाहे भारत के हों या अब्रॉड के हों, दूसरे देशों के हों, वो सब जो है विधि न्याय शास्त्र यानी लीगल जूरिस्प्रूडेंस पे ही आधारित होते हैं। और जूरिस्प्रूडेंस के जो फंडामेंटल्स हैं वो सब जगह एक हैं। कहीं कहीं पर थोड़ा सा जो कस्टम और राइट्स हैं यानी रीति रिवाज हैं, चाल चलन है, कहीं पे कोई चीज अच्छी मानी जाती है, कभी कहीं कहीं वही रीति रिवाज जो है अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो वही केवल फर्क है। और बाकी फंडामेंटल्स जो है, मर्डर करना यहाँ भी अपराध है तो अमेरिका में भी होगा, फ्रांस में भी होगा, ब्रिटेन में भी होगा। अगर 6 × 6 36 होता है तो यहाँ भी हम कैलकुलेट करेंगे 36 आएगा। दुनिया के किसी कोने में जाएंगे तो 6 × 6 36 ही होगा। तो मैं कहना चाह रहा था कि परलवाइन इंडिया का ही कानून नहीं, दुनिया के किसी भी कानून का उल्लंघन इसका बिजनेस नहीं करता है, इसका पीडीएफ नहीं करता है, इसके नोटिफिकेशन में जो बातें कही गई हैं उनसे नहीं होती हैं। तो हाँ, तो मैं इस जजमेंट की बात कर रहा था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, मैं ज्यादा जाऊंगा तो डिटेल बहुत हो जाएगा, मैं केवल क्या नतीजा रहा उस पर आ जाता हूँ। और तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कहीं उसमें डिस्कस की हैं, डील की हैं, और उन पे अपनी फाइंडिंग्स दी है, कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। तो वो सब कहूंगा तो ज्यादा समय लग जाएगा। केवल मैं नटशेल में कंक्लूड क्या किया कह के सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया लास्टली कि जो रिजर्व की आशंका है वो बिल्कुल निर्मूल है। ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा है कि हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था के पैरेलल कोई इकोनॉमिक व्यवस्था कोई खड़ी कर रहा हो। और जो ये सर्कुलर था उसको सही नहीं माना और उसको सेट असाइड कर दिया, उसको खारिज कर दिया, उसको निरस्त कर दिया और रिट पिटीशन को अलाउ कर दिया। बहुत बड़ी खुशी छा गई सब में जब ये रिट पिटीशन अलाउ हुई। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ के भी 2 ऑर्डर और किए। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये ऑर्डर दिया, आदेशित किया कि वो एक डायरेक्शन जारी करे, दिशा निर्देश दे सारे अपने मातहत बैंकों को कि जिन बैंकों ने लोगों के पैसों को फ्रीज कर रखा है वो तुरंत डिफ्रीज करें, यानी लेन देन उनका बहाल करें, चालू करें। और इसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये निर्देश में उनको कहें बैंकों को कि पैसा उनका तुरंत वापस करें, और जिस तिथि से वापस करने की तिथि तक जितने समय पैसा बैंकों के पास जब्त रहा है, जमा रहा है, फ्रीज रहा है, जो उस समय मार्केट रेट था इंटरेस्ट का, तत्समय जो बाजार का ब्याज दर था, वो ब्याज सहित उनको वापस किया जाए। तो बहुत पैसा था, जमा था। अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, उसका नाम था डिसीडीएम इंटरनेट लैब प्राइवेट लिमिटेड, जो पिटीशन नंबर 6 थे। इन्हीं का अकेले 12,36,36,667 रुपए 83 पैसा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्ली ब्रांच मुंबई में इन्हीं का अकेले जमा था। तो इस तरह से जब मैंने ये सारी जजमेंट्स को पढ़ा और मैं इस निष्कर्ष से पहुंचा कि हर एंगल, हर कॉर्नर से पूरी तरह से लीगल है और इसमें कहीं भी कोई इलीगैलिटी नहीं है इसको करने में, कहीं हम गलत काम नहीं कर रहे हैं। और ओवरऑल मैंने ये पाया कि 2250 रुपए का क्या मोल होता है, और ये भी 2250 रुपए भी हमको गंवाने का यहाँ पे लेश मात्र भी अंदेशा नहीं है, आशंका नहीं है। न जाने ये 2250 कितनी बार मल्टीपल होकर हमारे पास आएगा, लाखों करोड़ों में
जैसा हमारी वर्किंग होगी ये वापस हमें आएगा। तो मैं रामप्रीत सर जी और गुप्ता सर जी को फोन करना ही चाह रहा था, उधर से उनका फोन आ गया। उन्होंने कहा सर जी हम लोग आपके घर आना चाहते हैं। तो अंधा क्या चाहे दो आंखें, मैं तो चाह ही रहा था जल्दी से आवे, मेरा अकाउंट खोलें। मैंने बिल्कुल मन बना लिया था, देरी नहीं करनी है, मुझे तुरंत अकाउंट खुलवा लेना है। हालांकि उस दिन वो नहीं आ पाए, अगले दिन आए और रामप्रीत सर जी मुझे पुनः प्लान दिखाना चाह रहे थे। मैंने कहा सर जी प्लान ना दिखाइए, मैं ऐसे ही कितने हजार लोगों के पीछे हो गया हूँ, तुरंत जो है मेरा अकाउंट खोलिए। तो प्लान ए प्लान बी दोनों मैंने यानी परलोआ गेट में मैंने अपना अकाउंट खोला और उस दिन से एंजॉय करते हुए आप लोगों की मीटिंग से और जगह से सीखते हुए, रोज नित्य प्रति कोई ना कोई बात सीखता हूँ आप लोगों की मीटिंग में आके, इधर उधर से अपने लीडर्स को सुन करके। तो एंजॉय करते हुए मैं कर रहा हूँ। बस मैं इतना आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है, पूरी तरह से लीगल है और इसमें हम लोगों को जरूर काम करना चाहिए, करना चाहिए और अपने जीवन की दिशा दशा को बदलना चाहिए। जो हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, अपने हम अच्छे अच्छे काम, नेसेसरी काम नहीं कर पाते हैं पैसे की कमी की वजह से, तो ये सिस्टम हमको उन सारी दुश्वारियों से भी उबारने में बहुत बड़ा सहायक बनेगा और हमारी जो गरीबी है, हमारी जो आर्थिक विषमताएं हैं, वो सब दूर यहाँ से होंगी अगर हम काम करेंगे। और मैं इसको तो ऊपर वाले का, खुदा का, भगवान का, ईश्वर का, वाहे गुरु का, जिस भी नाम से हम ऊपर वाले को याद करते हैं, पुकारते हैं, उसका उनका मैं वरदान समझता हूँ कि इस बढ़िया अपॉर्चुनिटी को ऊपर वाले ने हमारे समक्ष भेजा और हम लोग इससे जुड़े हैं। तो अब ऊपर वाला हमें धनवान बनाना चाहता है, तो उसकी चाहत को हमें पूरा करना है यहाँ पे मेहनत के साथ, बिलीव के साथ, क्योंकि बिलीव की बहुत जरूरत होती है हर काम में। विश्वास रख के साथ हमको वर्किंग करनी है, ईश्वर की चाहत पूरी करनी है। साथियों एक बात और कहना चाहूंगा कि विश्व में ऐसा आपको कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो धनवान नहीं बनना चाहता, जो जिसको पैसा अच्छा ना लगता हो। सभी चाहते हैं पैसा कमाना, धनवान बनना, लेकिन अभी ईश्वर तमाम लोगों को धनवान नहीं बनाना चाहता। अभी बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जिनको अभी परलवाइन के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। वो जानते ही नहीं कि परलवाइन जैसे कोई सिस्टम चल रहा है, रन कर रहा है या इतना इनकम लोगों को दे रहा है। परलवाइन का नाम भी उन्होंने नहीं सुना है। तो मैं ये कहता हूं कि अभी ईश्वर की मंशा नहीं है उनको धनवान बनाने की। और मैं उन लोगों को तो अभागा कहता हूं जिनको हमने आपने, यानी हम आप ईश्वर के बंदे ही हैं, ईश्वर के ही व्यक्ति हैं, ईश्वर के ही भेजे हुए हैं। हमने आपने तमाम सारे लोगों को इस बढ़िया अपॉर्चुनिटी के बारे में, सिस्टम के बारे में अच्छी तरह से उनको बता रखा है, इसके प्लान को दिखा रखा है, समझा रखा है, लेकिन वो नित्य प्रति एक ना एक बहाना करके इसको अपना नहीं रहे हैं। तो वो उनको मैं अभागा कहता हूं, वो अभागे हैं। ईश्वर ने उनको दिखा दिया, मार्ग दिखा दिया है, लेकिन वो अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। एक छोटी सी मैं कहानी यहीं पे रखना चाहूंगा, 1 मिनट में ही पूरा करूंगा, पूरी कहानी कहूंगा तो लंबी हो जाएगी। शंकर भगवान और माता पार्वती वाली कहानी आपने सुनी होगी कि माता पार्वती को एक निर्धन व्यक्ति पे दया आ गई कि उन्होंने शंकर भगवान से कहा कि ये निर्धन व्यक्ति है, इसकी कुछ मदद कर दी जाए। शंकर भगवान ने कहा जिसको देखिए आप तो तुरंत दयालु हैं, तुरंत पसीज जाती हैं। लेकिन पार्वती माता की बात माननी पड़ी शंकर भगवान जी को। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कह रही हो तो मैं करता हूं। तो एक सोने की ईंट जिस रास्ते पे वो जा रहा था व्यक्ति, उसके सामने थोड़ी दूर पहले आगे गिरा दी कि अभी यहां से होके हो जाएगा। अब देखिए उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये उसके मन में आया कि अंधे लोग कैसे चलते हैं, जिनकी आंखें नहीं वो कैसे चलते हैं। और आगे बढ़ा, वो पैर की ठोकर भी ईंट पे लगी, ईंट जाके किनारे उधर लग गई और वो आगे बढ़ गया। तो इसी तरह सोने की ईंट की तरह परलवाइन बिजनेस हमारे आपके सामने है तमाम लोगों के, लेकिन वो अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा उनसे। मेरी प्रेयर ये है कि आप लोग अपनी आंखें खोलिए। इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी ईश्वर ने आपके सामने दे दी है, इसको लपक के पकड़िए। और केवल पकड़िए ही नहीं, यहाँ पे मेहनत करिए, वर्किंग करिए। जैसा जैसा हमारे लीडर्स कहते हैं कि क्या करने से हम अच्छी इनकम यहाँ से अर्न करेंगे, जैसे उन लोगों ने की है, उनके मार्गदर्शन सुझाव मार्ग पे हमको चलना है। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने बड़े पेशेंसली मेरी बातों को सुना और अपने इस भव्य मंच पे मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू होस्ट। ग्रेट
बहुत ही बहुत शानदार। सर, साथियों, बहुत सबके लिए clapping शानदार शुरू करते शानदार हैं। बहुत शानदार सर, बहुत बहुत शानदार। यार बहुत बढ़िया, सर। आप ऐसे ही आते रहिए। ग्रेट ग्रेट सर ग्रेट एकदम ग्रेट जय सर। परवान, जय परवान, परवान मिल